हेलो दोस्तों, हमारी आज की ऑडियो बुक तनाव मुक्ति के सरल उपाय बुक के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम अध्याय 21 से लेकर अध्याय 25 तक जानेंगे। यदि आपने इससे पहले के अध्याय नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 21, तनाव मुक्ति में सहायक है चित्रकला। अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि चित्रकारी करना या तो बच्चों का शौक है या फिर यह उन्हीं के लिए जरूरी है जो चित्रकार बनना चाहते हैं। और चित्रों एवं पेंटिंग्स आदि को हम मात्र साज सजावट का ही एक माध्यम समझते हैं, परंतु सच तो यह है, चित्र बनाना या देखना दोनों ही एक प्रकार की चिकित्सा है जो न केवल हमारे मन को शांत व एकाग्र करती है बल्कि हमें स्वस्थ भी रखती है। इतना ही नहीं, इसके नियमित अभ्यास से क्रोध, चिड़चिड़ापन, तनाव, अकेलापन तथा याददाश्त संबंधी रोगों को भी ठीक किया जा सकता है। पर कैसे, आइए जानते हैं। कभी आपने सोचा है क्यों हमें किसी चित्र, इंसान, मूर्ति या प्रकृति के आकार उभार, उनके कोण घुमाव, उनकी बनावट व रंग संयोजन आदि आकर्षित करते हैं? और जो एक को आकर्षित करते हैं या अच्छे लगते हैं वह जरूरी नहीं कि दूसरे को भी अच्छे लगें। क्यों? क्या चीज़ें सुंदर असुंदर होती हैं या फिर हमारी पसंद भिन्न भिन्न होती है? और अगर एक ही चीज़ के प्रति पसंद भिन्न होती है तो इसका मतलब भेद कहीं बाहर नहीं भीतर है। क्यों किसी को पहाड़ों के शिखर की चोटियां देखना अच्छा लगता है तो किसी को बहती नदी की गहराई भाती है? क्यों कोई चित्र हमें डरा देता है तो कोई चित्र हमें अपने में डुबो देता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आकारों का, लकीरों व रंगों से बने चित्रों का हमारी मानसिकता व मनोभाव से संबंध होता है। कितनी अजीब बात है, लकीरों से खींचे गए आकार और उनमें भरे रंग हमारे मन को प्रभावित कर जाते हैं। सच तो यह है, जिसे हम आड़ी तिरछी लकीरें कहते हैं या उनसे निर्मित विभिन्न चित्रकारी कहते हैं, उनका संबंध हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, व्यवहार, स्वभाव एवं मनोदशा से होता है। यही कारण है हर इंसान आर्टिस्ट न होते हुए भी जाने अनजाने कुछ न कुछ चित्रित करता ही रहता है। भले ही उसकी लकीरें किसी पेंटिंग का रूप ले पाएं या न ले पाएं, परंतु मन को व्यक्त तो करती ही हैं और उसे हल्का भी करती हैं। जी हाँ, लकीरों को खींचने का, भिन्न भिन्न आकार बनाने का अपना ही महत्व है, जिसे लाइन थेरेपी कहा जाता है। आपने स्वयं अनुभव किया होगा, जब आप खाली बैठे होते हैं या फोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं तो कुछ न कुछ आकार बनाते रहते हैं या आड़ी तिरछी लकीरें खींचते रहते हैं या फिर अपना पसंदीदा अक्षर लिख लिख कर गाढ़ा करते रहते हैं या किसी बने बनाए चित्र पर उसे पेंट पेंसिल से गाढ़ा करते रहते हैं। कभी गोल, कभी चौकोर तो कभी कोई कार्टून या फूल पत्ती आदि बनाते रहते हैं। ये लकीरें या आकार यूं ही नहीं खींच जाते, इनके पीछे हमारी मनोदशा व मनोभाव होते हैं। जिस तरह के हमारे भाव होते हैं या वर्तमान स्थिति होती है, उसी तरह की लाइन, स्ट्रोक्स, पृष्ठ बयासी उनकी बनावट या आकार बनते चले जाते हैं, जो कि हमारे जीवन के अंदर या जीवन में चल रहे उतार चढ़ाव को दर्शाते हैं। इसलिए जब भी हम कुछ जाने अनजाने बनाते हैं तो लकीर व लकीरों के आकार हमारी मानसिक कसरत भी कर देते हैं, जिससे तनाव कम होने लगता है। और जब तनाव कम होगा तो मन खुश होगा, मन खुश होगा तो मन सरलता से शांत और एकाग्र हो सकेगा। इसलिए कभी कभार ही सही हमें चित्रकारी भी करनी चाहिए ताकि मन शांत और एकाग्र हो सके। चित्रों का प्रभाव तो हम पर बाल्यकाल से ही पड़ना शुरू हो जाता है। किसी भी बच्चे की शिक्षा का आरंभ ही चित्रों से होता है, क्योंकि शब्दों की तुलना में चित्र जल्दी याद होते हैं। रंगों से भरे चित्र बच्चे को प्रेरित करते हैं किताब को देखने एवं पढ़ने के लिए। चित्रों को देखते देखते बच्चा कब पढ़ना सीख जाता है उसे स्वयं पता नहीं चलता। जीवन की किसी भी अवस्था में चित्रों का बहुत महत्व है। कहने व सुनने से जल्दी कोई भी चित्र जल्दी असर करता है। चित्र एवं चित्रकारी ये दो ऐसी पद्धतियां हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अपने मन की बात एक सफ़ेद कागज पर रंगों के द्वारा उकेर देता है। वह मानसिक रूप से अपने को शांत कर पाता है। किसी चित्रकारी को करते हुए वह पे मन में चल रहे प्रश्नों के उत्तर खुद ही सुझाने में लगा रहता है। अच्छे चित्रों को देखने से जहां एक ओर मानसिक तनाव कम होता है और मन प्रेरणा से भर जाता है, वहीं दूसरी ओर चित्र बनाने से मन के भाव प्रकट होते हैं तथा मानसिक एवं शारीरिक संतुलन ठीक होता है। चित्रकारी करने से न केवल मन को खुशी मिलती है बल्कि निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है तथा मानसिक संतुलन ठीक रहता है। अगली बार जब भी किसी चित्र को देखें तो उसके भावों की ओर गहराई से जानने की कोशिश करें तथा अपने आसपास ऐसे चित्र लगाएं जो आपको प्रेरित करें, जो आपको एहसास कराएं जीवन का, आपको आपसे परिचित कराएं। कला चिकित्सा एक पुनर्तः मनोवैज्ञानिक पद्धति है चिकित्सा की। ये पूरी तरह मनोविज्ञान का अंग है। यह मनुष्य केंद्रित, व्यवहारिक, पारिवारिक एवं विवरणात्मक इत्यादि प्रकार की हो सकती है। जब हम किसी चित्र, वास्तुकला अथवा मूर्ति कला को देखते हैं तो हमारे दिमाग में इलेक्ट्रोलाइसिस अथवा लाइट इम्पल्सिस होने लगती है, जो कि हमारे दिमाग पर सकारात्मक व नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव डालती है। हमारे शरीर पर उस चित्र का सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव पड़ने लगता है। किसी भी चित्रकला को देखकर हमारे मन एवं दिमाग में बहुत प्रकार के भाव उत्पन्न होने लगते हैं।
किसी एक पेंटिंग को देखने का हर व्यक्ति का नज़रिया अलग अलग हो सकता है। हर चित्र अपनी एक अलग भावना रखता है। आवश्यक नहीं कि उसकी उस भावना को प्रत्येक व्यक्ति समझ सके। चित्र चिकित्सा के अंतर्गत चित्र के भावों को गहराई से समझा जाता है, उनके मर्म को महसूस किया जाता है। ये चिकित्सा प्रभावकारी ही तभी होती है जब इसको पूर्ण भावनात्मक होकर समझा एवं किया जाए, क्योंकि यह आधारित ही मनोविज्ञान पर है। कोई व्यक्ति अपने भावों को पृष्ठ 83 चित्र से जोड़कर ही उसको महसूस कर सकता है। हर चित्र का एक ध्येय होता है। जब हम कोई चित्र देखते हैं तो उसके आधार को समझने की कोशिश करते हैं। हम समझना चाहते हैं कि चित्रकार हमसे क्या कहना चाहता है, क्या उद्देश्य था उसका इस चित्र को बनाने का। यही भावनाएं हमारे मन में उथल पुथल मचाने लगती हैं। इसलिए कभी किसी चित्र को देखकर हम रोष से भर जाते हैं तो कभी उत्साह से, कभी हमारा हृदय भर जाता है दुख और पीड़ा से, तो कभी प्रफुल्लित हो जाता है। कला चिकित्सा को देखा जाए तो यह भारत में बहुत प्राचीन है। भारतीय मंदिर, वास्तुकला एवं चित्रकला इसका एक जीवंत उदाहरण है। चाहे वह अजंता एवं एलोरा की चित्रशैली हो या खजुराहो की वास्तुकला, दोनों ही बहुत ही प्रभावित करने वाली कला थी। वह इन कलाओं को प्राचीन काल से ही बढ़ावा दिया गया, क्योंकि ये कहीं न कहीं मानव जीवन पर प्रभाव डालती थीं, मनुष्य की प्रेरणा स्रोत बनती थीं। आधुनिक काल में कला चिकित्सा की शुरुआत 20वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी। चिकित्सकों ने इस पद्धति का प्रभाव मनुष्य के मनोविज्ञान, पुनर्वास, कला शिक्षा एवं बाल्य अवस्था आदि पर देखा। ब्रिटिश कलाकार एडरिन हिल ने 1942 में इसको कला चिकित्सा आर्ट थेरेपी का नाम दिया। उन्होंने क्षय रोगियों पर चित्र एवं चित्रकारी का सकारात्मक प्रभाव देखा। इस विषय पर 1945 में उन्होंने एक किताब भी लिखी, आर्ट ब्लिसेस इलनेस। ये चिकित्सा पद्धति विशेष रूप से मन की पीड़ा से ग्रसित व्यक्तियों के लिए लाभकारी साबित हुई है। जापान के एक चिकित्सालय में लकवे के मरीजों के इलाज का एक हिस्सा चित्र चिकित्सा भी है। जिन मरीजों के हाथ पैरों में संतुलन नहीं था अथवा कंपन था, उनसे चित्रकारी करवाई जाती है। वह जब चित्रकारी करते हैं तो उनके शरीर में पहले की तुलना में कम कंपन अथवा अधिक संतुलन दिखाई देता है। रोज चित्रकारी करने से उनके मानसिक एक शारीरिक विकास में एक अविश्वसनीय परिवर्तन देखा गया है। आखिर यह चित्र बनाने एवं देखने से हमारे अंदर ऐसा क्या परिवर्तन होता है जो हमें प्रसन्न, दुखी, उत्साहित, हतोत्साहित, नाराज अथवा गुस्सा कर देता है? जीवन का आधार ऊर्जा है। यह ऊर्जा हमें किसी चित्र, किसी आकार या बनावट तथा उसके रंगों से भी प्राप्त होती है। रंगों का हमारे जीवन पर कितना प्रभाव है ये हम सभी जानते हैं। हरा रंग देखकर मन को सुकून मिलता है। पीला रंग देखकर मन उत्साह से भर जाता है। नीला रंग प्रेरित करता है। लाल रंग कभी प्रेम का तो कभी गुस्से का प्रतीक बन जाता है। रंगों का प्रभाव तो हमारे व्यवहार तक को बदल देता है। हर चित्र की अपनी एक भाषा एवं शैली होती है। चित्र की भाषा में शब्द नहीं होते, वहाँ तो भावना होती है। ये भी आवश्यक नहीं कि वह भाषा हर कोई पढ़ सके अथवा हर कोई एक ही तरीके से पढ़े। जब हम कोई चित्र देखते हैं तो उसके भावों की गहराई को अपनी मानसिकता, मानसिक क्षमता एवं व्यवहार के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। एक चित्र किसी व्यक्ति को उत्साहित कर सकता है, किंतु उसमें क्षमता होनी चाहिए उसको समझने की। इसका उदाहरण पृष्ठ 84 यदि दिया जाए तो पत्रिकाओं एवं अखबार में आने वाले राजनीतिक कार्टून हमको गुदगुदाते हैं, परंतु क्या एक राजनीति से अनभिज्ञ व्यक्ति अथवा बालक को वो समझ आएगा? नहीं ना, क्योंकि वह उस विषय को समझने की मानसिक क्षमता नहीं रखता। चित्र चिकित्सा के अंतर्गत व्यक्ति की पीड़ा को ध्यान में रखकर चित्र बनाए जाते हैं। इससे उसकी मानसिकता एवं मानसिक क्षमता का विशेष ध्यान रखा जाता है। जब कोई पीड़ित व्यक्ति किसी पेंटिंग को देखता है तो वह उससे मन ही मन बातें करने लगता है। उस व्यक्ति का उस चित्र के साथ एक अनदेखा सा रिश्ता जुड़ जाता है। वह उसमें अपनी पीड़ा का एहसास करने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि चित्रकार ने ये चित्र सिर्फ उसके लिए बनाया है। उसे उस चित्र में अपने जीवन का प्रतिबिंब दिखाई देता है और वह उस पीड़ा से बाहर आने लगता है। ये पद्धति तनाव, मानसिक पीड़ा, अवसाद, विषाद एवं किसी अप्रिय घटना से ग्रसित स्मृतियों को ठीक करने में विशेष कारगर है। अध्याय 22 तनाव मुक्ति में सहायक है स्नान। यूँ तो हम सब पानी का प्रयोग रोज खाने पीने, नहाने धोने आदि के लिए करते ही हैं, पर सच तो यह है पानी हमारी प्यास बुझाने के साथ साथ हमारे तनाव को कम करने में भी हमारी मदद करता है। तनाव से राहत पाने के लिए गर्म व ठंडे पानी दोनों का उपयोग किया जाता है। गर्म गुनगुना पानी न केवल शरीर के रोम छिद्रों को खोलता है, बल्कि कसी व जमी हुई रक्त नलिकाओं को भी ढीला करता है, जिससे शरीर के साथ साथ मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह ठीक हो जाता है। नसों में तनाव हल्का होने लगता है और सिरदर्द में आराम मिलने लगता है। गुनगुने पानी से नहाने के बाद यदि आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो ये ठंडा पानी न केवल आपके खुले रोम छिद्रों को बंद कर देता है, बल्कि आपकी रीढ़, मस्तिष्क व पूरे स्नायु तंत्र को भी दुरुस्त करता है। गर्म ठंडे पानी की यह विधि तनाव, सिरदर्द, माइग्रेन, चिंता व अनिद्रा आदि रोगों में बहुत कारगर है।
ध्यान रहे गर्म व ठंडे पानी का तापमान उतना ही रखें जितना सरलता से सहन हो। जरूरत से ज़्यादा गर्म व जरूरत से ज़्यादा ठंडे पानी का प्रयोग न करें। क्रम गर्म के बाद ठंडे पानी का हो, ठंडे के बाद गर्म का नहीं। आप चाहें तो नहाने की बजाय आप गर्म ठंडी पट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप तौलिए या पट्टी को गर्म पानी में भिगाएं और फिर रोगी के चेहरे, माथे, सिर एवं गर्दन या दर्द वाले हिस्से पर 15-20 मिनट तक रखते रहें। फिर इसी क्रिया को ठंडे पानी से दोहराएं, यानी पहले गर्म पानी की पट्टियों का सेक दें, फिर 15-20 मिनट तक ठंडे पानी की पट्टियों का सेक दें। किसी एक के प्रयोग से ही रोगी को त्वचा में जलन की शिकायत हो सकती है, इसलिए गर्म व ठंडे दोनों पानी का प्रयोग बताया जाता है। नाड़ियों एवं कोशिकाओं को शिथिल व शरीर में रक्त को उपयुक्त रूप से संचारित करने के लिए आप अपने पंजों को पिंडलियों तक सहनीय गर्म पानी में डालकर भी रख सकते हैं। बेहतर परिणाम के लिए आप पानी में 1 चम्मच सरसों के पाउडर को मिला लें और आधे घंटे तक इस पानी का सेक अपने एड़ी एवं पंजों को दें और फिर देखें कैसे सिरदर्द मिनटों में दूर होता है। अध्याय 23 तनाव मुक्ति में सहायक है रिफ्लेक्सोलॉजी। मानव शरीर रूपी यंत्र विभिन्न अंगों से मिलकर बना है। प्रत्येक अंग विभिन्न धमनियों और रक्त वाहिनियों द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हमारे तलवों, हथेलियों, मस्तक, वक्ष इत्यादि के साथ साथ शरीर के अन्य अंगों में भी कुछ ऐसे विशेष बिंदु होते हैं जिन पर यदि निर्धारित समय तथा विधि के अनुसार अंगूठे या उंगलियों द्वारा दबाव बनाया जाए तो विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति पाने में सहायता मिलती है। यह विधि रिफ्लेक्सोलॉजी कहलाती है। यहाँ हम शरीर में विद्यमान कुछ ऐसे बिंदुओं को बता रहे हैं जो सिरदर्द के साथ साथ आपको तनाव, माइग्रेन, अवसाद एवं अनिद्रा जैसी समस्याओं से निजात दिलाएंगे। निम्न बिंदुओं पर आप अंगूठे या उंगलियों के माध्यम से 15 से 20 मिनट तक दबाएं। इसे आप दिन में 4 से 5 बार या आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। अध्याय 24 श्वास में छिपा तनाव मुक्ति का मार्ग। हमारे तनाव व चिंता का कारण हमारा अशांत व बेचैन मन होता है, परंतु यह मन हमें दिखता नहीं है, इसलिए हम इसे सीधे शांत नहीं कर सकते। ये हमारे शरीर में रहता है। यदि हम शरीर को शांत कर लें तो मन को भी शांत किया जा सकता है, क्योंकि शरीर खाली शरीर नहीं है। इस शरीर में मस्तिष्क भी है जो सोचता है, विचारता है। चंचल मन भी है जो पल पल बदलता और भटकता है। लेकिन इन सब की अवस्था की खबर हमारे शरीर में चल रही श्वासें दे देती हैं। मतलब हमारा शरीर, मन एवं मस्तिष्क कितना चिंतित है, कितना तनाव में है, कितना भयभीत है, कितना दबाव में, कितना आनंदित है, सबकी खबर हमारी सांसें दे देती हैं। बेचैन सांसें, घबराई सांसें, भयभीत सांसें, गुस्से की सांसें, खुशी की सांसें आदि सब तरह की सांसें हमारी भीतरी अवस्था को दर्शाती हैं। सच तो यह है कि हमारे शरीर, मन, मस्तिष्क एवं सांसों का आपस में गहरा संबंध है तथा सब एक दूसरे से जुड़े हैं व एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यदि हमारी श्वास शिथिल और शांत होगी तो हमारे विचार भी शिथिल और शांत होंगे। हमारा शरीर शांत होगा तो हमारी नसें तथा उनमें खिंचाव व तनाव शांत होगा। सांस हमारे जीने का ही नहीं, हमारे बेहतर, विशेष तौर पर मानसिक स्वास्थ्य का आधार है। मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए यानी तनाव, अवसाद, चिंता आदि से मुक्त रहने के लिए जरूरी है कि मस्तिष्क में ऑक्सीजन का प्रवाह ठीक ढंग से हो, क्योंकि जिस ढंग से हम हल्की अधूरी सांस लेते हैं उससे मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जो हमारे मस्तिष्क की नसों में तनाव, खिंचाव व संकुचन पैदा करती है, जिसके कारण सिरदर्द व तनाव इत्यादि पैदा होता है। श्वास का हमारे जीवन से गहरा संबंध है। यही वह पहला और आखिरी काम है जो इंसान करता है। यानी जब हम पैदा होते हैं तो जो सबसे पहला काम हम करते हैं वह है सांस लेना, और जब हम मरते हैं तो सबसे आखिरी में जो हम करते हैं वह है सांस छोड़ना। तभी तो कहते हैं ये जीवन सांसों का खेल है। ये सांसें न केवल हमारे जीवन का आधार हैं बल्कि केंद्र भी हैं। इन्हीं श्वासों के माध्यम से बच्चा माँ के गर्भ में पलता व पनपता है। श्वास को शिथिल करने के कई तरीके हैं। आप चाहें तो निम्न विधियों का सहारा ले सकते हैं। श्वास को शिथिल करने के लिए किसी शांत वातावरण का चुनाव करें। कोशिश करें वह कक्ष या स्थान स्वच्छ, साफ, दुर्गंध रहित हो। कक्ष में अधिक तेज रोशनी न हो। अभ्यास के लिए आप गिनती का प्रयोग कर सकते हैं। श्वास लेने की गति 1 से 6 तक हो और छोड़ने की गति 7 से 12 तक, यानी जब आप श्वास भरें तब मन में 1 से 6 तक गिने तथा जब आप श्वास छोड़ें तब मन में 7 से 12 तक गिने। श्वास के आवागमन को इसी क्रम अनुसार रखें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि मन शांत होने लगा है, पृष्ठनवासी विचार कम होने लगे हैं, श्वास शिथिल और शांत होने लगी है। कुछ दिनों के नियमित अभ्यास से आप न केवल स्वयं को अतिरिक्त सकारात्मक ऊर्जा से भरा पाएंगे बल्कि शांत एवं एकाग्र भी पाएंगे। श्वास को शिथिल और मन को शांत करने के लिए आप इस विधि को भी अपना सकते हैं। इसमें श्वास की गति को आपको पूर्व विधि अनुसार रखनी है। बस छोड़ते वक्त श्वास नाक से न छोड़कर मुंह से छोड़नी है, और श्वास छोड़ते वक्त आपको महसूस करना है कि निकलती श्वास के साथ साथ आपका तनाव, आपकी थकावट, आपके रोग, कष्ट एवं नकारात्मक विचार आदि भी श्वास के साथ बाहर निकल रहे हैं और आप शांत, हल्के, स्वस्थ और निरोगी हो रहे हैं। साथ ही जब आप श्वास भरें तब महसूस करें कि हर नई श्वास आपको ताज़ा व नया कर रही है। आप नई ऊर्जा व दिव्यता से भर रहे हैं।
आती जाती श्वास में इन विचारों को बनाए रखें और आप पाएंगे कि आपका शरीर शांत, श्वास शिथिल और मन विचार शून्य होने लगा है। श्वास को शिथिल करने के लिए आप इस विधि का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस विधि में श्वास की गति उपर्युक्त बताई गई विधि अनुसार रहेगी। इस विधि में आपको नाक के दोनों छिद्रों से न तो सांस लेनी है, न ही छोड़नी है, यानी श्वास को एक नथुने से लेना है और दूसरे नथुने से छोड़ना है। उंगली के दबाव से बाएं नथुने को बंद करें और दाएं नथुने से श्वास भरें और श्वास छोड़ने के लिए दाएं नथुने को उंगली के दबाव से बंद करें और बाएं से श्वास को छोड़ें। इस क्रिया को कम से कम 8-10 बार दोहराएं, फिर इसका उल्टा करें, यानी बाएं नथुने से सांस भरें और दाएं से छोड़ें। इसे भी 8-10 बार करें। इस पूरी विधि को कम से कम 5 बार दोहराएं। ऐसा करने से न केवल आपकी श्वास ऊर्जा संतुलित होती है, बल्कि सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से आपके 7 चक्रों में ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो ध्यान व एकाग्रता में आपकी मदद करती है तथा हमें शांत व एकाग्रचित करती है। नाभि पर श्वास देखें। शरीर शिथिल हो जाने के बाद सुखासन में शांत बैठ जाएं। आंखें बंद, पीठ सीधी व हाथ ध्यान मुद्रा में घुटनों पर रखें। बंद आंखों से सारा का सारा ध्यान अपनी नाभि पर लाएं। नाभि को देखें। नाभि के आसपास पेट को देखें। जितनी गहराई से आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपका पेट आपकी श्वास के साथ साथ उठ बैठ रहा है, ऊपर नीचे, अंदर बाहर हो रहा है। उठते बैठते इस पेट को देखें। इसी स्थान पर यदि आप और गहराई से ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि श्वास के साथ साथ आपकी नाभि भी ऊपर नीचे हो रही है। न केवल ऊपर नीचे हो रही है, बल्कि फैलती और सिकुड़ती भी है। नाभि के इस फैलने सिकुड़ने को देखें। महसूस करें कितनी आहिस्ता ये श्वास के उतार चढ़ाव के साथ बड़ी होती है, छोटी होती है। इस विधि में आपको बस यही करना है। स्वयं को किसी समय सीमा में न बांधें। जितनी देर तक हो सके श्वास को नाभि पर उठता बैठता देखें। धीरे धीरे आपका ध्यान सधता जाएगा और आप ध्यान पृष्ठ 90 में उतरते जाएंगे। श्वास के साथ यात्रा करें। इस विधि में भी आपको सुखासन में आंख बंद करके सीधे बैठना है। आप चाहें तो ध्यान मुद्रा में बैठें या फिर अपनी दोनों हथेलियों को एक के ऊपर एक गोद में रख लें। ध्यान प्रारंभ करने से पहले 3 बार गहरी लंबी श्वास लें और छोड़ें। कुछ पल रुकें। अब नाक से नाभि तक जाती और नाभि से नाक तक आती जाती श्वास के साथ यात्रा करें, यानी श्वास को कदम दर कदम नाभि तक खिसकता सरकता महसूस करें, जैसे श्वास को नाक से गले, गले से छाती, छाती से पेट और पेट से नाभि तक तथा नाभि से पेट, पेट से छाती, छाती से गले और गले से नथुनों तक आता जाता महसूस करें। जितनी गहराई से आप देखेंगे उतना ध्यान गहराता जाएगा, शरीर और श्वास शिथिल होता जाएगा और आप अपने भीतर एक गहन शांति अनुभव करने लगेंगे। नथुनों पर श्वास देखें। इस विधि में भी आपको सुखासन में आंख बंद करके सीधे बैठना है। आप चाहें तो ध्यान मुद्रा में बैठें या फिर अपनी दोनों हथेलियों को एक के ऊपर एक गोद में रखें। ध्यान प्रारंभ करने से पहले 3 बार गहरी लंबी श्वास लें और छोड़ें। कुछ पल रुकें। अब बंद आंखों से अपने नाक के नथुनों को देखें। सारा का सारा ध्यान नाक के छिद्रों पर केंद्रित करें। छिद्रों पर ही ठहरे रहें और छिद्रों में आती जाती श्वास को देखें। जितनी गहराई से आप नथुनों पर ध्यान देंगे उतनी ही सरलता से आप श्वास को आता जाता, सरकता, खिसकता महसूस कर पाएंगे। इतना ही नहीं, श्वास का गुनगुनापन, उसकी भाप को भी महसूस कर पाएंगे। बस इस विधि में आपको यही करना है। नाक के छिद्रों पर पहरा देना है ताकि आती जाती श्वास को देख सकें, महसूस कर सकें। शुरू में यदि आपको श्वास महसूस करने में दिक्कत हो तो आप अपनी नाक और होठों के बीच में अपनी किसी एक उंगली को लेटा कर रखें। ऐसा करने से आप श्वास को आसानी से अपने नाक के छिद्रों में आता जाता महसूस कर पाएंगे तथा वहां ध्यान केंद्रित करने में आपको सुविधा होगी। श्वास महसूस हो जाने के बाद आप चाहें तो उंगली को हटा सकते हैं। अब बिना उंगली के श्वास को आता जाता छिद्रों में देखें। इस विधि की भी कोई समय सीमा नहीं है। जितना ज़्यादा आप इस विधि को करते हैं उतना ज़्यादा ध्यान गहराने लगता है और आपको लाभ होने लगता है। शरीर को श्वास लेने दें। ऊपर की विधियों में हमने श्वास को शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों में देखा व महसूस किया। इस विधि में हमें अपने शरीर को देखना है कि वह कब श्वास लेता है, कब श्वास छोड़ता है। स्वयं सांस लेने छोड़ने की फिक्र नहीं करनी। पृष्ठ 91। इस विधि के लिए भी आप सुखासन में बैठ जाएं। आंखें बंद व पीठ सीधी रखें। हथेलियों को एक के ऊपर एक अपनी गोद में रखें। शरीर को शिथिल व शांत करें। इसके लिए ऊपर बताई गई शरीर को शिथिल करने वाली विधि का प्रयोग करें। शरीर शिथिल हो जाए तो स्वयं को यूं ही बैठा रहने दें। आंखें बंद रखें और बंद आंखों से पूरे शरीर को देखें। बैठे रहें, छोड़ दें ढीला शरीर को, कुछ नहीं करें, बस शरीर की निगरानी करें। शरीर कब सांस लेता है, कब सांस छोड़ता है, ध्यान रखें। न स्वयं सांस लें न छोड़ें, बस बैठे रहें, शरीर को देखते रहें। आप पाएंगे कि आपका शरीर स्वयं श्वास लेगा और स्वयं श्वास छोड़ देगा। श्वास आने के बाद न तो आपको श्वास रोक कर रखनी है, न ही स्वयं से उसे छोड़ने का प्रयास करना है। आप पाएंगे कि आपका शरीर स्वयं श्वास छोड़ देगा।
जितना आप अपनी श्वास के आवागमन को शरीर पर छोड़ते जाएंगे, उसे देखते जाएंगे, उतना आपका शरीर शांत, श्वास शिथिल और मन निर्विचार होता चला जाएगा और आप गहन ध्यान में समाते चले जाएंगे। इस विधि को जितना किया जाए उतना अच्छा है। जब तनाव का कारण सिर दर्द हो, जब भी मस्तिष्क को ऑक्सीजन जरूरत अनुसार कम या नहीं पहुंचेगी तो सिर दर्द होगा। इसलिए सिर दर्द न हो, गहरी लंबी नाभि तक श्वास को भरें। पूरी छाती को श्वास से भर लें और फिर क्षमता व सामर्थ्य अनुसार श्वास को छाती में ही रोकें और श्वास को देखें, उसकी हरकत को महसूस करें। जब आपको श्वास रोकना मुश्किल लगे या जब श्वास छोड़ना जरूरी हो जाए तभी छोड़ें, और वह भी नाक से। इस क्रिया को 6-7 बार लगातार करें। फिर बीच में विराम लें, यानी श्वास को साधारण तरीके से चलने दें और कुछ देर बाद फिर इस विधि को अपनाएं। राहत मिलने पर रुक जाएं। एक बार में जरूरत से ज़्यादा भी इसी विधि को न करें। सिर दर्द के कारण यदि तनाव महसूस कर रहे हैं तो आप इस विधि को भी अपना सकते हैं। श्वास को पूरी गहराई से मुंह से लें और अपने मुख को पूरी हवा से भर लें। सांस भरने से आपका मुंह गुब्बारे की तरह फूल जाएगा। श्वास को भरा रहने दें। अंगूठे और उंगली के माध्यम से अपनी नाक को छेदों को बंद कर लें तथा मुंह में भरी सांस को कान से बाहर फेंकने का प्रयत्न करें, यानी नाक और मुंह को बंद रखें और अंदर की हवा कान के रास्ते से बाहर धकेलें। हालांकि कान से श्वास बाहर निकलेगी नहीं, बस कान और मस्तिष्क में उसका दबाव पड़ेगा। थोड़ी देर बाद फिर नाक और मुंह को खोल दें और श्वास को बाहर निकल जाने दें। इस क्रिया को एक बार में 6-7 बार से अधिक न करें। ऐसा करने से न केवल आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन पहुंचेगी बल्कि उसमें रक्त का सही संचार भी होगा, जिससे सिर दर्द में आपको राहत मिलेगी और आप अपना ध्यान किसी एक और केंद्रित कर सकते हैं। अध्याय 25। तनाव का कारण हमारी आदत तो नहीं, हमारे तन का संबंध सीधा मन से है। देखा जाए तो दोनों का एक दूसरे से परस्पर संबंध है। दोनों की स्थितियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। काफ़ी संभावना है कि हमारा सिर दर्द हमारे तन के तनाव के कारण हो, फिर वह हमारे उठने बैठने का ढंग हो या सोने का, घंटों कंप्यूटर पर काम करना हो या टेलीफोन पर बात करने का। शरीर की जितनी अधिक नसें तनी रहेंगी उतना उनमें तनाव अधिक रहेगा और यही तनाव फिर सिर दर्द का कारण बन जाएगा। तनाव का कारण शरीर में नसों व श्वास की जकड़न भी हो सकती है। इसलिए जो लोग एक जगह पर अधिक बैठे रहते हैं उन्हें तनाव होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इसलिए अपने शरीर को एक जगह अधिक समय तक न टिकाएं, हो सके तो थोड़े अंतराल के बाद न केवल अपने शरीर को हिलाते डुलाते रहें, उनकी स्थिति व मुद्राएं बदलते रहें, बल्कि अपना स्थान छोड़कर थोड़ा सा चहलकदमी भी कराएं। बाहर ताजी हवा लें, कुछ देर नीले आकाश को निहारें, पानी पिएं और फिर काम शुरू करें। यदि आपका कार्य दिन भर बैठने का अधिक है तो रोज सुबह उठकर योगा या एक्सरसाइज अवश्य करें। चाहे कसरत हल्की फुल्की ही हो पर नियमित जरूर करें। ध्यान रहे हमारा मस्तिष्क शरीर से अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। इसलिए यदि शरीर में अकड़न होगी तो मस्तिष्क में जकड़न होगी। शरीर तनाव रहेगा तो मस्तिष्क में दर्द रहेगा। इसलिए जब भी बैठें आरामदायक कुर्सी व आसन पर सीधे बैठें। जब भी आपको लगे कि शरीर में, विशेष तौर पर कंधों और कमर में भारीपन या तनाव सा हो रहा है, तो अपने दोनों कंधों को 5 मिनट के लिए एकदम ढीला छोड़ दें, जैसे कि वह है ही नहीं। हथेलियों, जबड़ों और होठों को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। यदि मानसिक एवं शारीरिक तनाव व दर्द से बचना है तो इस एक्सरसाइज को अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल कर लें। ऐसे ही यदि आपका कार्य कंप्यूटर पर काम करने का अधिक है तो अपने कुर्सी टेबल की ऊंचाई व दूरी पर विशेष ध्यान दें। कीबोर्ड, माउस आदि किस कोण व ऊंचाई पर हैं ये भी ध्यान दें। कंप्यूटर की स्क्रीन का कलर व ब्राइटनेस ज़्यादा तेज न हो। जहां पर स्क्रीन हो वहां प्रकाश की अच्छी सुविधा हो। ज़रूरत से ज़्यादा बिना पलक झपकाए स्क्रीन को न निहारें। इससे आपकी आंखों की नसें कमज़ोर होती हैं जो बाद में सिरदर्द का कारण बनती हैं। इसलिए बीच बीच में आंखों को न केवल स्क्रीन से हटाएं बल्कि हो सके तो दोनों हथेलियों को रगड़कर दोनों पलकों पर रखें, इससे आंखों को आराम मिलेगा। आंखों में ठंडे पानी के छींटे मारें तथा पुतलियों का व्यायाम भी करें ताकि उनका तनाव कम हो सके। जिस तरह कुर्सी टेबल व हमारे बैठने के ढंग का संबंध हमारे तनाव से है, ऐसे ही हमारे बिस्तर तकिए व सोने का ढंग भी हमारी मांसपेशियों को प्रभावित करता है, जो न केवल हमें पृष्ठ तिरानवे है, रात भर बेचैनी व अधूरी नींद देता है, बल्कि हमारे बदन व सिरदर्द का कारण भी बन जाता। इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा मुलायम गद्दा व ऊंची तकिया भी हमारी रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती है, जो कि आधार है हमारी पीठ और गर्दन में होने वाले दर्द का। और यदि ये दर्द जकड़ जाए तो सिर में दर्द होना लाजमी है। ऐसे ही जो लोग घंटों मोबाइल पर लगे रहते हैं उन्हें गर्दन तो टेढ़ी रखनी पड़ती ही है, साथ ही उन फोन से निकलने वाली हानिकारक तरंगों का भी सामना करना पड़ता है, जो हमारे स्नायु तंत्र को कमज़ोर बनाती हैं, हमें तनाव व सिरदर्द देती है। इसलिए हमें इनका प्रयोग कम से कम या ज़रूरत अनुसार एक सीमा में करना चाहिए ताकि दर्द को निमंत्रण न मिले। शरीर को शांत करें। श्वास को शिथिल करने से पहले यदि आप शरीर को शिथिल कर लें तो श्वास को शिथिल करना आसान होगा तथा आपको परिणाम अच्छे व शीघ्र प्राप्त होंगे। शरीर को शिथिल करने के लिए सबसे पहले एक शांत कक्ष का चयन करें।
उस कमरे में प्रकाश को कम रखें। आंखों को बंद कर लें और बंद आंखों से शरीर को पांव के अंगूठे से देखना चालू करें। इस क्रिया को आप लेटकर, सुखासन में या कुर्सी पर बैठकर कैसे भी कर सकते हैं। पांव के अंगूठे से शुरू करें। बंद आंखों से अंगूठे को देखें, वहां ठहरें, देखें कहीं कोई खिंचाव, तनाव, ऐंठन या जकड़न आदि तो नहीं है। कहीं कोई बेचैनी तो नहीं, कहीं कोई नस आदि तो नहीं दब रही। ठीक से देखें, उस हिस्से या अंग को ढीला करें और फिर आगे बढ़ें। बंद आंखों से शरीर के हर अंग को ऐसे ही देखें, उस पर ठहरें और ढीला करें। ऐसे ही धीरे धीरे पूरे शरीर को देखें और शिथिल करें। इसे क्रम अनुसार इस तरह देखें: पांव का अंगूठा, अंगूठे से जुड़ी उंगलियां, पंजा, एड़ी, तलवा, पिंडलियां, घुटने, घुटने का अंदरूनी भाग, जांघ, कमर, पीठ, पेट, छाती, कंधे, गर्दन, गला, जबड़ा, जीभ, होंठ, थोड़ी, गाल, नाक, आंख, पलक, पुतली, भौहें, माथा, सिर। हर अंग पर ठहरें, रुकें, उसे शांत और शिथिल करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका पूरा शरीर शांत हो रहा है। न केवल शरीर शांत हो गया है, बल्कि आपकी श्वास भी शांत हो गई। सच तो यह है कि शरीर को शिथिल करते करते आपकी श्वास भी शिथिल हो जाती है और आप एक गहन शांति व ऊर्जा से भर जाते हैं। एक बार शरीर शिथिल हो जाए तो आप ध्यान व एकाग्रता के लिए निम्न विधियां अपना सकते हैं, जिससे न केवल आपकी श्वासें शिथिल होंगी बल्कि आपका ध्यान भी गहराएगा, आपकी एकाग्रता में सुधार आएगा। इसके लिए आप श्वास को निम्न स्थानों पर अनुभव करें। यदि आपको शरीर को शिथिल करने में दिक्कत आ रही है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सुविधा अनुसार बैठ या लेट जाएं। आंखें बंद रखें। बंद आंखों से सारा का सारा ध्यान पृष्ठ 94 अपने सीधे पैर पर लाएं। जितना हो सके मांसपेशियों को जकड़ें, कसें, उसमें तनाव व खिंचाव बनाएं। इस तनाव को यूं ही 1 से 12 तक गिनने तक बनाए रखें। फिर आहिस्ता आहिस्ता पैर को शिथिल करें और ढीला छोड़ दें। यही क्रिया शरीर के अन्य अंगों के साथ सिर से पांव तक दोहराएं। यहाँ तक कि चेहरे के होठ, नाक, कान, जबड़े, जीभ, आंख, पलक, भौहें एवं माथा आदि के साथ यही करें। उन्हें कसें, तनाव से भरें और फिर उन्हें भी धीरे धीरे शिथिल करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका पूरा शरीर शांत होने लगा है। न केवल शरीर, आपकी श्वासें भी शांत और हल्की होने लगी हैं तथा विचार भी कम होने लगे हैं और आप गहन शांति में जाने लगे हैं, शांत हो गए हैं। शरीर को शांत और श्वास को शिथिल करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह आपकी स्वतः ही जरूरत बन जाए, यानी शरीर को इतना थका लें कि वह शांत होने की, शिथिल होने की मांग करने लगे। इसके लिए आप किसी नृत्य, कीर्तन या संगीत का प्रयोग करें। उस पर खूब नाचें, उछलें, कूदें। कम से कम 20 से 25 मिनट तक बिना रुके अवश्य नाचें या तब तक नाचें झूमें जब तक आपके लिए नाचना मुश्किल न हो जाए। फिर इच्छानुसार या तो लेट जाएं या बैठ जाएं और छोड़ दें खुद को, कुछ न करें। किसी बात की शीघ्रता न करें। ढीला छोड़ दे खुद को और जो भी भीतर हो रहा है उसके साक्षी बने। जितना आप उसके साक्षी बनेंगे उतना आप शांत और शिथिल होते जाएंगे। सच तो यह है कि इतनी थकावट या रेचन के बाद आपका शरीर अपने आप शांत होने लगेगा। श्वासें धीरे धीरे स्वतः ही शांत होने लगेंगी। आप अपने भीतर एक गहन शांति का अनुभव करने लगेंगे। इसके लिए आप ओशो की सक्रिय ध्यान विधि का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके आगे का अध्याय देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें। धन्यवाद।